नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बात अब झारखंड की कर लेते हैं। कोरोना काल की शुरुआत से ही राज्य की महागठबंधन सरकार केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने और सतर्क बरतने की बात कही है। थर्ड वेव आने वाला है, ये सही में बहुत खतरनाक वेव है। और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट का जो प्रसिद्ध जो इंटरनेशनल मैगजीन जो मेडिसिन जर्नल है, लैंसेट ने भी कहा है कि जो मिसमैनेजमेंट अभी तक हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके कारण अगस्त तक शायद मौतें 10 लाख तक हो जाए। ये तो सरकारी फिगर्स आएगा। और आज भी हम देखते हुए कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो फिगर्स आते हैं उससे कई गुना अधिक लोगों के स्मशान में मौतें हो रही है। हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है क्योंकि संसाधन कम है। आप आज भी देखे होंगे जो 500 पीसीए प्लांट की जो स्वीकृति हुई है उसमें एक भी झारखंड को नहीं मिला। तो देश भर में जहां एक और कोरोना का कहर लगातार जारी है, कोरोना अपने पैर फंसा रहा है और संक्रमितों की संख्या में इजाफा जिस तरीके से दर्ज किया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें लगातार झारखंड से भी सामने आ रही है। झारखंड में भी जहां एक और राज्य सरकार का यह दावा है कि वो तमाम कोशिशें कर रही है कि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, तो वहीं और अब इसी मुद्दे को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कुंदन जी, सवाल यह उठता है कि झारखंड में जहां एक और राज्य सरकार का यह कहना है कि हम अपनी ओर से लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी जनता तक तमाम जो मदद है वो हम पहुंचा सके, लेकिन वहीं कमियां भी देखी जा रही है। और दूसरी ओर हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुरभि, केंद्र और राज्य के बीच के जो राजनीतिक मतभेद हैं अब वो कोरोना संक्रमण के लड़ाई में खुलकर सामने आ चुका है। जहां केंद्र सरकार एक तरफ आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार को उन्होंने मौजूदा हालातों में जो संसाधन दिए हैं, राज्य सरकार उन संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पा रही, और वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार यह आरोप लगा रही है कि जितने संसाधनों की अपेक्षा या जरूरत के मुताबिक जितने संसाधनों की आवश्यकता राज्य सरकार को है, ये राज्य की जनता के लिए उतने संसाधनों को केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। जहां उन्होंने जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या कह लें बाकी दूसरे उपकरण, वेंटिलेटर्स की मांग की थी, रेमडेसिविर दवाइयों की मांग की थी, कोरोना के टीकों की मांग की गई थी, वह कुछ भी राज्य सरकार को मुहैया नहीं कराए गए हैं। और अगर कुछ कराया भी गया है तो वह नाम मात्र का ही हुआ है जी। अब कोरोना टीके की बात कर लें, 1 मई से 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाना था। कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन जो स्थिति बन पड़ी है उस स्थिति के मुताबिक राज्य सरकार ने लगभग 4.5 करोड़ टीके की रिक्वायरमेंट केंद्र को भेजी थी, लेकिन अभी तक महज लाखों की संख्या में ही यह टीका उपलब्ध हुआ है। और तीसरे चरण में आज तक राज्य सरकार को 2,44,400 टीके के डोज ही मुहैया हो सके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो बाकी रेमडेसिविर दवाइयों के लिए जहां राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर केंद्र सरकार को सूचित करते हुए इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में अपडेट करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को महज 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन ही मुहैया कराए गए हैं। और यह बात भी तय है, मेडिकली यह बात भी एस्टैब्लिश है कि एक मरीज को 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से बहुत कम मरीजों के लिए ही रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए गए हैं। तो मतभेद के बिंदु कई सारे हैं और इन बिंदुओं में आज नई एक कड़ी जुड़ गई है जब हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रिया भट्टाचार्य जो कि प्रवक्ता हैं, केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार
12 लोकसभा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 4 राज्यसभा सांसद, इन 16 लोगों के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करने को तैयार है। वो यहां से जाएं, प्रधानमंत्री से झारखंड की जरूरतों के बारे में अवगत कराएं और वहां से मदद लेकर आए, इन तमाम संसाधनों की मदद लेकर आए। साथ ही आरोपों की कड़ी में सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि पहले 2 चरणों में टीके को मुफ्त दिए जाने की बात हुई थी, उसके जहां लगभग 35,000 करोड़ की व्यवस्था की गई थी केंद्रीय बजट के दौरान, और अब टीके का मूल्य तय कर दिया गया है। राज्य सरकारों के लिए अलग दर है, निजी अस्पतालों के लिए अलग दर है, केंद्र सरकार अलग मूल्य पर टीकों की खरीद कर रही है। तो इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है सुरभि। अब सवाल यह है कि क्या इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में पिस कौन रहा है, झेल कौन रहा है, भुगत कौन रहा है, और इन तमाम वजहों से मौतें जिनकी हो रही हैं वो कौन है, इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ही जरूरी है सुरभि। लेकिन कुंदन जी, जब सवाल यह उठ रहा है कि लगातार कोशिशें राज्य सरकार अपने ओर से कर रही है, वहीं जब केंद्र सरकार से वो गुहार लगाते हैं कि उन तक मदद पहुंचाई जाए, तो उनका यह भी कहना है कि तमाम राज्यों को तो केंद्र सरकार मदद पहुंचा रही है, लेकिन झारखंड को अगर पहुंचाया भी जा रहा है तो विलंब हो रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो दवाइयां हम तक भेजी भी जा रही हैं, हम अगर किसी दवाई की डिमांड ज्यादा मात्रा में करते हैं तो हम तक दवाइयां कम ही पहुंचाई जा रही है। तो हर बार ऐसा झारखंड के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कुंदन जी, देखिए जाहिर सी बात है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। संघीय ढांचे में, संविधान के द्वारा स्थापित संघीय ढांचे में कुछ शक्तियां जो केंद्र सरकार को दी गई हैं, कुछ शक्तियां जो राज्य सरकार में निहित है, अब इन्हीं शक्तियों के उपयोग और दुरुपयोग की बातें आ रही हैं। और अगर झारखंड की स्थिति की बात करनी हो सुरभि, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 अप्रैल से लेकर 8 मई तक लगभग 2000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन झारखंड ने दूसरे राज्यों को भेजा है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे तमाम अहम राज्य शामिल हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। इन तमाम राज्यों को लगभग 2000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजा गया है। रेलवेज और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर पवन पुत्र के रूप में संजीवनी के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन 8 राज्यों को पहुंचाने का काम किया है। जमशेदपुर से लगातार लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति दूसरे राज्यों को की जा रही है। जमशेदपुर और बोकारो ने मिलकर देश की जनता का आधा भार ऑक्सीजन का उठा रखा है। ऐसे में अगर झारखंड की जनता के साथ इस तरीके की बातें होती हैं, इस तरीके के संसाधनों के अभाव की बात होती है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठकर समन्वय के साथ एक दूसरे के बीच में जो भी मतभेद हैं, उन मतभेदों को भुलाते हुए, राज्य की जनता का ख्याल रखते हुए, राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचते हुए संसाधनों के मुहैया कराना सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा केंद्र और राज्य के बीच। कुंदन जी, एक सवाल और भी उठा था कि जिस तरीके से ट्वीट भी किया था हेमंत सोरेन ने, और हेमंत सोरेन ने यह कह दिया था कि अच्छा तब लगता जब काम की बात की जाती, मन की बात केवल की गई, काम की बात नहीं की गई। इसको लेकर भी राजनीतिक विवाद भी देखा गया और दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। तो ऐसे में जब यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई थी, तो क्या हेमंत सोरेन ने अपने तरफ की कमियां नहीं गिनाई कि हमारे राज्य में इतनी दिक्कतें चल रही है, हमें आपसे मदद की जरूरत है? क्या केवल इस तरीके का आरोप लगा देना प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री ने काम की बात नहीं की, उन्होंने केवल अपने मन की बात की, ये क्या उचित था? देखिए सुरभि, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 दिनों के अंदर 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के संवैधानिक प्रमुखों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तमाम राज्य शामिल हैं। पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अब तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो भी बातचीत हो रही है, उस बातचीत
का डिटेलिंग में उस बातचीत का कंटेंट आम जनता तक तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन के उस ट्वीट ने तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया कि काम की बात नहीं हुई, केवल मन की बात होती रही, और अगर काम की बात हो जाती तो झारखंड का फायदा हो जाता जी। तो यह ट्वीट कहीं ना कहीं आप एक चीज देखें कि झारखंड के मुख्यमंत्री की मनोस्थिति, मनोभावना को दर्शाने के लिए काफी है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस पूरे मौजूदा हालात में केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाए जा रहे सहयोग और स्वास्थ्य संसाधनों को लेकर काफी नाखुश है। सवाल यह उठता है सुरभि कि केंद्र सरकार हमेशा एक बड़े भाई, एक पिता की भूमिका में राज्य सरकार के साथ संबंधों का निर्वहन करता है। ऐसे में अगर किसी एक खास राज्य को कोई परेशानी है तो इसमें इन परेशानियों का बैठकर निराकरण करना, उसके सॉल्यूशन की तलाश करना बहुत ही लाजमी है। अब अभी तक जिस तरीके के हालात चलकर आ रहे हैं, केवल और केवल राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है दोनों पक्षों के द्वारा, और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जिस चीज को लेकर मैं हमेशा से चिंतित रहा हूं कि ऐसे में राजनीतिक मतभेदों की वजह से और संवैधानिक व्यवस्था में जो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य को अलग अलग शक्तियां दी हुई हैं, उनकी वजह से झारखंड की जनता अगर भुगतने की स्थिति में है, झारखंड की जनता तिल तिल कर रफ्ता रफ्ता मरने की कगार पर है और संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है? क्या केंद्र सरकार यह जिम्मेदारी लेने को तैयार है? या क्या दोनों सरकारें मिलकर इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार है? लेकिन जिम्मेदारी जब उठाने की बात होगी सुरभि, तो कोई सामने नहीं आएगा। यह आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। जनता को खुद ही इस सवाल का जवाब को तलाशने की जरूरत है कि आखिर उनसे गलती कहां हुई है, उन्होंने क्या गलती की है जिसकी सजा आज उन्हें मिल रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो जिस तरीके से जेएमएम की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल इस बार ये खड़े हो रहे हैं कि झारखंड के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, दूसरे राज्यों को मदद पूरी तरीके से पहुंचाई जा रही है, वहीं झारखंड तक पर्याप्त मात्रा में मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड राज्य विधिक परिषद ने पूर्व में लिए गए अपने निर्णय को 1 सप्ताह और बढ़ाया है। इसके तहत राज्य के सभी अधिवक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि सभी न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे और जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में आसानी होगी। गौरतलब है कि संक्रमण की भयावहता को देखते हुए राज्य विधिक परिषद ने पहले 2 मई तक न्यायिक कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया था, बाद में इसे 9 मई तक बढ़ा दिया गया, जब इसे 1 सप्ताह बढ़ाने की बात और की गई थी, जिसके बाद से अब इसका निर्णय भी लिया जा चुका है कि इसे 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से निजात पाने के लिए झारखंड राज्य विधिक परिषद ने जो पूर्व के लिए गए निर्णय हैं, अपने आप को अधिवक्ताओं को कार्य से अलग रखने का जो निर्णय लिया गया था, उसे बढ़ाते हुए 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है, जिससे कि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके और उसकी विभीषिका को कम किया जा सके। और इस पर अधिक जानकारी के साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से राज्य विधिक परिषद की तरफ से फैसला लिया गया और बेहद अहम फैसला माना जा रहा है कि पहले तक तो ये कहा गया था कि मात्र 1 सप्ताह तक के लिए ही कार्य बाधित किए जाएंगे, लेकिन अब वहीं इसे और 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या सोच समझ करके फैसला लिया गया? देखिए सुरभि, इस महामारी के दौर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे वो पत्रकार जगत की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, और उनमें ही से एक है अधिवक्ता की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के जंग में हारती हुई नजर आ रही थी। और
कई अधिवक्ताओं की संक्रमित होने की खबर भी सामने आई थी। कई अधिवक्ताओं ने इस संक्रमण के दौर में अपनी जान भी गंवा दी और जो हमारे बीच इस वक्त नहीं रहे हैं। उसी को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने आज ये फैसला किया है कि 1 सप्ताह की और अवधि को बढ़ाया जाएगा। जब तक परिस्थितियां हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी तब तक अधिवक्ताओं को न्यायालय और न्यायालय के तमाम जो कार्य हैं उसको करने से दूर रखा गया है और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी अधिवक्ता काम करते पकड़ा जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो न्यायालय ने उनके परिजनों और अधिवक्ताओं की जिंदगी को कह सकते हैं महत्व देते हुए ये फैसला लिया है। ये फैसला पहले भी लिया जा चुका है। 27 तारीख को ये फैसला लिया गया था कि 2 मई के बाद काम होने शुरू हो जाएंगे अधिवक्ताओं के द्वारा, न्यायालय सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन उसके बाद भी न्यायालय की ओर से जो परिस्थितियां देखी गई, जो कह सकते हैं मौतों के आंकड़े सामने आ रहे थे झारखंड की अगर बात करें, और जो इजाफा हो रहा था संक्रमित मरीज जो लगातार प्रतिदिन 1000 का आंकड़ा पार करते मिल रहा था और झारखंड में ऐसा एक भी दिन नहीं था उस दौर में। और आज की अगर बात कर ले तो हर एक दिन झारखंड में 5000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे थे। 100 से ज्यादा मृत्यु की दरें में बढ़ोतरी हो रही थी। तो इसी को देखते हुए न्यायालय ने कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के हित में यह फैसला लिया है और अधिवक्ताओं को इस बातों को समझना पड़ेगा और अपने परिवार की रक्षा करनी है। तो अभी फिलहाल न्यायिक कार्यों से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि न्यायालय ही एक ऐसा जगह है जहां पर आम लोग से लेकर कह सकते वीवीआईपी लोग तक अपनी फरियाद को लेकर अधिवक्ताओं से मिलते हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो कह सकते हैं संक्रमण का खतरा वहां पर ज्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से न्यायालय ने फैसला लिया है। जी सुरभि। ठीक है, लेकिन शुभम, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चाहे निचले स्तर के लोगों की बात करें, गरीब जनता की बात करें या फिर ऊपर बैठे लोग यानी कि वीवीआईपी लोग जो है वो भी अधिवक्ताओं के पास जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, अदालत का दरवाजा खटखटाते। ऐसे में जो अब तक केसेस पेंडिंग बताए जा रहे थे जिनके तारीख का ऐलान हो चुका था कि तारीख दे दी गई थी कि इस तारीख को सुनवाई होगी, जिनकी तारीखों को सुनवाई रखी गई थी अब उसे भी टाल दिया गया है। तो ऐसे में उन लोगों की तरफ से किस तरीके की बातें सामने आ रही है और क्या उन्हें एक और मौका मिलेगा इस सुनवाई के लिए? बिल्कुल, देखिए सुरभि, जिन वकीलों की तारीख दी गई थी इस दौरान, तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि बढ़ते संक्रमण के दौर में कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं होगा और कह सकते हैं ये पूरे परिवार के बारे में सवाल आ जाता है। अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर सकता है। दूसरी बात करें तो कई महत्वपूर्ण फैसले झारखंड उच्च न्यायालय ने लिए, चाहे आज के फैसले की बात कर ले अधिवक्ताओं के तौर पर जो लिया गया, चाहे एक कल जो फैसला लिया गया था, शनिवार का दिन था और शाम में एक फैसला लिया गया जहां पर कहा गया था कि जो भी जब्त हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर जो भी थानों में, तो आप समझ सकती हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं झारखंड के जिससे आम जनता की जिंदगी में असर पड़ेगा, उस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय लगातार वर्चुअल माध्यम से सुनवाई कर रही है। अभी फिलहाल फिजिकल की तो कोई दूर दूर तक बात नहीं हुई है, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जब तक स्थितियां हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होंगी, जब तक परिस्थितियां समतल नहीं हो जाएंगी, कोरोना के आंकड़े में वृद्धि कम नहीं होगी, तब तक कह सकते हैं न्यायिक कार्य को अभी रोका गया है। जी ठीक शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के तहत राज्य सरकार के आग्रह पर सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस उदित नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस और जस्टिस ने थानों में और कई संस्थानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया और साथ ही जिला उपायुक्त को निर्देश दिया है कि इस पर कार्रवाई करें और जितने भी जब्त सिलेंडर हैं उसे राज्य वासियों की जिंदगी को बचाने में उपयोग करें। कोरोना काल में जो उसकी विभीषिका से निपटने के लिए जो जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर है, उस मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के द्वारा दायर किए गए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पर सुनवाई की और उसके प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य के भीतर जितने भी थानों के मालखाने या अन्य एजेंसियों के मालखाने में ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त कर रखी गई है, उन सभी का इस्तेमाल फिलहाल मरीजों की जान बचाने में की जाए।
तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दरमियान सरकार ने कई तरह के अधिनियम जारी किए हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने को लेकर सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजें सहित कुछ जरूरी दुकानों को ही खोलने का निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके कुछ दुकानदार सरकार के निर्देश की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में पुलिस ने कई दुकानों पर छापेमारी की और उसे सील कर उनका जुर्माना भी काटा। पूरा देश आपदा की घड़ी के दौर से जूझ रहा है। हर इंसान एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग हैं जो आपदा को अवसर समझ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इसके खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोग मेडिकल सामानों को ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। एक दो दिन से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि चौपाली क्षेत्र में मूल कीमत से अधिक दामों पर ऑक्सीमीटर, किलोमीटर की बिक्री की जा रही है। जांच के क्रम में कुछ मोबाइल नंबर सामने आए जिनके बारे में बताया गया कि इन नंबर से लोग बिक्री कर रहे हैं। जब सत्यापन हेतु ग्राहक बनकर इन मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया तो इस बात की पुष्टि हुई कि वो लोग मूल दाम से अधिक कीमत पर किलोमीटर बेच रहे हैं। गिरिडीह शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में स्थानीय युवाओं ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर पूरे मोहल्ले में विशेष अभियान चलाकर सभी घरों को सैनिटाइज करवाया। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवाओं ने संचालित क्लब में कुल 70,000 रुपए का सहयोग राशि इकट्ठा कर अभियान चलाया। इस दौरान क्लब की ओर से पीपीई किट की खरीदारी भी की गई। तो देखें कि एक सामाजिक तौर पे लोगों से जो मदद के लिए किया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस आधार पे काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हमको लगता है मात्र 2 दिनों में 70,000 के लगभग में सहयोग आया और आएगा भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करना था, इसमें क्या है कि अगर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हो अपना, या पीपी किट हो अपना, या हर एक जगह सैनिटाइज हो, जैसे आज के डेट में 40 घरों में मुफ्त में बिना ये किए हुए, हम लोग शुल्क लिए हुए किए, तो सैनिटाइज किया और आगे हम लोग हर एक माने मोहल्ले में करते चले जाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमारा जो सोच है वो सोच है कि इसी तरह को देखकर अलग अलग मोहल्ले वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से अपना क्लब बनाए, अपना लोग बनाए और अपने तरीके से अगर उस जगह पे करना शुरू कर दे, चाहे वो पीरटार एरिया हो जो। ठीक है ना, खड़ा है पूरा मार दो सब, जाओ मारो मारो मारो, पूरा दरवाजा मार दो। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में 3 बच्चों की गांव के ही डैम में मछली मारने के दौरान डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एक दूसरे के रिश्तेदार थे, जिसमें बालूगांव निवासी राजेश प्रजापति के 2 बेटे थे और संतोष प्रजापति का 1 बेटा था। वहीं कुछ बच्चों के हल्ला करने के बाद लोग वहां पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। इधर घटना की सूचना के बाद बालूमाथ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।